नमस्कार। आइए सुनते हैं मालती जोशी का लिखा उपन्यास ज्वालामुखी के गर्भ में, भाग 3। अब तक आपने सुना कि मनीष अपनी पसंद से कहीं और विवाह कर लेता है। उसकी माँ इस फैसले से बहुत नाराज होती है तथा मनीष अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर बस जाता है। अचानक हरीश के विवाह के समय माँ के मन में अपने बेटे मनीष के लिए प्यार उमड़ आता है, जिससे मीता खींच जाती है। मीता को ये जानकर अपनी माँ पर गुस्सा आने लगता है कि उसकी माँ ने अपने हिस्से की जमीन उसकी मौसी के नाम पर कर दी है और उन्हीं पैसों की बदौलत हरी भैया कलरकी की पोस्ट से जनरल मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचे हैं। मीता को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है कि अपने पेट जाए बच्चे के लिए माँ के पास कुछ नहीं, किंतु दूसरी ओर वह मौसी पर सब कुछ लुटाए देती है। आखिर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने पुत्र को कुछ ना देकर अपनी बहन पर अपना सब कुछ निछावर कर दे। तो आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। कमरे में कुछ समय तक केवल चूड़ियों की खनक ही सुनाई देती रही। मनु के जन्म के समय की बात है। मैं 7वां लगते ही माताजी के पास हैदराबाद आ गई थी। तेरे पापा बेंगलोर में थे, वहाँ और कोई नहीं था, इसलिए मनु 4-5 महीने का हो गया तब भी मुझे उन लोगों ने भेजा ही नहीं। मैं भी मज़े में थी क्योंकि तेरे पापा हर 15-20 दिन बाद आते रहते थे। वे आते थे तो घर में रौनक सी आ जाती। माताजी रसोई में घिरी रहती, छोटी अपने जीजा के आगे पीछे घूमती रहती। घर में छोटा और कोई था नहीं, सेवा का सारा भार उसी पर था। वे दिन भर शामली शामली का जप किए रहते। तुम्हें बुरा नहीं लगता था माँ? बुरा लगने जैसा तो इसमें कुछ था ही नहीं। साली बहनोई का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। फिर मैं तो उस समय अपने रूप लावण्य पर रीझी हुई थी। एक बेटे को जन्म देकर सोचती थी मैंने स्वर्ग का राज्य जीत लिया। यह अकल नहीं थी कि कृततित्वान पुरुष सिर्फ सौंदर्य पर नहीं रीझा करते, बुद्धिमती नारी का आकर्षण भी उतना ही प्रबल होता है। वे इतने विद्वान थे और मेरे पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही विषय था, मनु, हमारा मुन्ना, छोटी। और वे दिन रात गपशप किया करते और मैं दिन भर अपने लाडले को दुलारा करती, उसके लिए स्वेटर बुनती। अपनी इस बेवकूफ़ी का ध्यान आया तो, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी? मैंने धड़कते हुए हृदय से पूछा, पर माँ को शायद मेरा प्रश्न सुनाई ही नहीं दिया। जब सारी बात पता चली तो पिताजी बुरी तरह घबरा गए। माताजी तो खाट से ही लग गई। मैंने पहले तो उसे खूब कोसा, फिर समझाया बुझाया, मनु को उसके पैरों पर डाल दिया, पर वे शेरनी की तरह अडिग रही। बोली, मैं तुम्हारा कोई हक छीन नहीं रही जीजी, लेकिन अपना अधिकार भी मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबा रे, उसकी हिम्मत देखकर तो हम दांतों तले उंगली दबाकर रह गए थे। फिर क्या? जिस विश्वास पर वह पैर जमाकर खड़ी हुई थी, वही जब भर भरा कर गिर पड़ा, तब कहीं जाकर वह अबॉर्शन के लिए राजी हुई थी। उफ, दूसरा उपाय ही क्या था? तेरे पापा तो मुंह छिपा गए थे। कंपनी में उन दिनों वे चीफ एडवाइजर के पद पर थे और भी ऊंचा उठने के स्वप्न देख रहे थे। यह बदनामी उनका भविष्य खराब कर सकती थी। उन्होंने नैरोबी ब्रांच में ट्रांसफ़र मांग लिया। मुझे लिवाने भी नहीं आए। उनकी चिट्ठी पाकर पिताजी का कारकुन ही मुझे छोड़ आया था। मौसा जी को पता था सब? क्या पता, उनके मन की था किसी ने पाई भी है कभी? वे जरूर जानते होंगे। वे सबके मन की जान जाते हैं, तभी ना इतनी दूर आकर बस गए हैं। अपनी लंबी कहानी सुनाकर माँ निढाल होकर पड़ गई थी। मेरे मन में एक हाहाकार सा उठा। मैंने मचल कर कहा, माँ, ये सब मुझे सुनाने की क्या जरूरत थी? पापा की कितनी प्यारी इमेज थी मेरे मन में, उसे यूं नष्ट करके तुम्हें क्या मिला? और मुझे सचमुच लगा कि माँ ने पुराने अन्याय का
नए सिरे से प्रतिशोध लिया है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति से प्रतिशोध, छी छी छी। पापा की प्रतिमा के बनने बिगड़ने से अब क्या फर्क पड़ता है मीतू, लेकिन मौसी के लिए तू थोड़ा सा हृदय होकर सोच सके, इसलिए यह सब कहना पड़ा है। जरा सोच तो, वे अपनी बाजी जीत जाती तो आज कहाँ होती, और मैं अपने मनु को लेकर उसी की शरण में आने को बाध्य नहीं होती क्या? जरा सोच तो। क्या सोचना था मुझे? माँ ने तो सारी रामायण इसीलिए कह सुनाई थी कि मौसी के प्रति मेरा आक्रोश कुछ कम हो, कुछ सहानुभूति उमड़े। सहानुभूति उमड़ी तो, पर माँ के लिए कैसा लगा होगा फिर उस व्यक्ति के साथ दाम्पत्य निभाना? उसके बच्चों को जन्म देते समय क्या मौसी के आजन्मे शिशु की याद नहीं आई होगी? मौसी से मुंह छिपाकर तो अफ्रीका चले गए ये लोग, पर क्या अपने आप से बच सके होंगे? अपने आप को छल सके होंगे? विचारों का एक रेला सा उमड़ आया था मन में। उसे साप्रयास दूर हटाकर मैं पुनः कुर्सी पर आकर बैठ गई। राइटिंग पैड सामने खिसकाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हरि प्रसन्न और सुलक्षणा का शुभ विवाह। रसोई में आकर मैंने चाय का कप उठाया ही था कि मौसी ने कहा, आज हरी तालिका है ना मीतू? ओ, मुझे तो याद ही ना रहा, मैंने खिसियाकर कहा और कप वापस रख दिया। पता है काकी, मीता इतनी सी थी तब से तीज उपासी रहती है, पानी की बूंद तक नहीं लेती। मौसी ने मिसरानी से कहा, जानू नहीं काई, तबई तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गया है। मुझे तो उसके प्रसन्न होने की कोई खबर नहीं मिली। तुम्हारे पास क्या शंकर भगवान का टेलीफोन आया है? हे मारा बाप, तमें मालूम नहीं पड़ी काई? अबे हाल तार वालो, कागज दे गियो नी नानी बाई। मुझे सचमुच ही कुछ मालूम नहीं था। मैंने धड़कते दिल से मौसी की ओर देखा। इसे कहाँ से पता होगा काकी? सीधे बिस्तर से उठकर चली आ रही है। किसका तार था? मनीष का। पंचमी को तेरी सगाई हो रही है, वाजपेयी लोगों को लेकर वह आ रहा है। कौन? भैया आ रहे हैं? हाँ हाँ, फिर श्राद्ध पड़ जाएंगे तो सारे काम धरे रह जाएंगे ना, इसी से इतनी जल्दी है। मैं चुप ही रही। गर्मियों में भैया के यहाँ रायपुर में जिस युवक का साक्षात्कार हुआ था, उसकी आकृति आंखों के सामने लाने का यत्न करने लगी। लुगाइयों को जलम बापड़ो ऐसोज है हो, बाप को घर को सुख 4 दिन को, फेर तो। पर या नानी बाई चली जावेगा तो सुनकार हो जावेगा हो। अरे लुगाइयों को जलम बापड़ो ऐसोज है हो, बाप को घर को सुख 4 दिन को, फेर तो। पर या नानी बाई चली जावेगा तो सुनकार हो जावेगा हो। और काकी यूं बिसुड़ने लगी जैसे मेरी डोली उठने ही वाली है। मैं मुश्किल से अपनी रुलाई रोक पाई। अपने कमरे में लौट जाने में ही मैंने कुशल समझी। बाई तो चालिया रे ससुराल की करुण स्वर लहरी सीढ़ियों पर ही मेरा पीछा करती रही। मीता, मीता, मौसी ने आवाज दी। अपनी भाभी से कहना 11 बजे पंडित जी पूजा करवाने के लिए आएंगे, वे तैयार होकर नीचे आ जाए। दरअसल यह बात मौसी ने इतनी जोर से कही थी कि अपने कमरे में भाभी ने उसे जरूर सुन लिया होगा। इतनी सुबह उनके कमरे में जाने की मेरी इच्छा भी नहीं थी, पर मौसी नीचे पहरे पर खड़ी थी, इसलिए यह काम टाला नहीं जा सका। 2 बार हल्की दस्तक देने के बाद कमिन का संदेशा पाकर मैंने दरवाजा खोला और स्तब्ध रह गई। भाभी अपनी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी, वह भी ऑमलेट का। भाभी अंडे लेती हैं? हम लोग जानते थे। उनके छोटे से फ्रिज में 2-4 अंडे हमेशा रखे रहते। अपने कमरे में अक्सर ही वे मनपसंद नाश्ता बनाकर लेती रही हैं, पर आज? भाभी, आप शायद भूल गईं कि आज हरतालिका है। मैंने किसी तरह इतना कहा। नहीं नमिता जी, भूली तो नहीं हूँ। कुछ भी भूलने की सुविधा आपके यहाँ कहाँ है? मैं प्रश्नार्थक दृष्टि से उनकी प्लेट को देखती रही। नाश्ते की बात सोच रही हो ना?
वह तो एक एंटीडोज के रूप में ले रही हूँ। इस जन्म में जो सौभाग्य मिला है उसे जन्म जन्मांतर तक वहन करने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। स्तब्ध रह गई मैं। मन हुआ बेडरूम में झांककर देख लूं। हरी भैया सुन तो नहीं रहे। भाभी ने किसी अंतर्यामी की तरह मेरे मन की बात पढ़ ली। हंसकर बोली, ननंद रानी, क्यों अपने मन को कलेश दे रही हो? तुम्हारे भैया असल सूर्यवंशी हैं। सूर्य जब तक सिर पर नहीं चढ़ाता वे नहीं उठते। रात भर सड़कें नापने के बाद अभी अभी तो सोए हैं बेचारे। मुझसे ये निर्दयी परिहास अधिक नहीं सुना गया। अपनी मुद्रा को यथाशक्ति कठोर बनाकर कहा, मैं तो मौसी का संदेश देने के लिए आई थी। 11 बजे पंडित जी आएंगे, आप तैयार होकर नीचे पहुंच जाएं। आ जाएंगे भाई, पूजा की फॉर्मेलिटी भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नमिता, इस घर में बालू रेत के महादेव की इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? हमारी पूजनीय अम्मा जी का अपने जीते जागते महादेव के साथ जैसा। अधिक सुनना मेरी सामर्थ्य के बाहर था। बाहर आकर मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया ताकि आगे की बात मेरे कानों तक ना पहुंचे। कमरे में आकर मैं सुन होकर बैठी रही। अभी शादी को 2 साल भी नहीं हुए, भाभी में इतनी कड़वाहट आ गई है। शादी होकर आई थी तब वे ऐसी नहीं थी। अपनी लजीली मुस्कान से तब घर भर को एक उजास से भर देती थी। हरी भैया तब भी कितने खिले खिले से रहते थे, लेकिन हथेली की मेहंदी भी ना उतर पाई थी कि ये रंग उतरने लगा, ये मुस्कानें बुझने लगी थी। और इसके लिए सिर्फ मौसी ही उत्तरदायी है। एक दूसरे में खोया हुआ ये सारस का जोड़ा उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता था। दिन भर दरवाजों को देखकर वे क्रोध में भुनभुनाती रहती। कभी कभी ऐसी बातें भी कह बैठती कि पास बैठी मैं शर्म से गड़ जाती। एक दिन अकेले में मौसा जी ने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ाकर कहा था, बिटिया, हरी से कहो कहीं घूम घाम आए, घर में तो फिर सारी जिंदगी रहना ही है। मौसी, लेकिन ये है क्या? थोड़े से रुपए हैं बेटा, उन्होंने अत्यंत संकुचित होकर कहा था। मैं फिर ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकी थी। अपनी छोटी सी नौकरी में बड़े यत्न से जोड़ी हुई यह पूंजी उन्होंने बेटे की खुशी के नाम कर दी थी, लेकिन खुशी मिली कहाँ। हिम्मत करके हरी भैया ने गोवा घूमने का इरादा किया तो घर में जैसे तूफान आ गया। एक तो उन्होंने अपने मन से ऐसा इरादा किया, मौसी को नाराज होने के लिए यही बहुत था। फिर मौसा जी के अनुदान ने तो आग में घी का काम किया था। बाप बेटे दोनों ही एक साथ कटघरे में खड़े हो गए थे। गोवा तो खैर वे लोग गए ही, क्योंकि पहली बार मौसी को पति के दृढ़ निश्चय से टक्कर लेनी पड़ी थी और वह हार गई थी। लेकिन घूमने का आनंद निर्मल नहीं रह सका। लौटने पर भी प्रेमी युगल का जैसा स्वागत हुआ, उससे बिखरे हुए हृदयों को पास आने का संबल नहीं जुट सका था। शायद मौसी को सबसे ज्यादा ईर्ष्या उस प्रेम के आवेग से थी जो उनके दाम्पत्य जीवन को कभी सराबोर नहीं कर सका। संभवतः इसीलिए उनका रुख बेटे बहू को लेकर इतना विकृत हो गया था। लेकिन हमेशा निर्लिप्त रहने वाले मौसा जी इस विवाह के बाद घर में रस लेने लगे थे। मौसी का कोई वाक्शर सीधा बहू पर ना पड़े, इसके लिए वे बड़े सजग रहते। बरसों बाद उनके स्वाभिमानी और निरीह व्यक्तित्व का मूल्यांकन हुआ था। बहू ने किया था। उनके कपड़े, उनका पूजा घर, उनकी पुस्तकें, उनका कमरा बहू के सुगढ़ हाथों के स्पर्श से दमकने लगे थे। जैसा अकृत्रिम स्नेह वे देते थे, वैसा ही प्राण आदर उन्हें मिलता था। मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन इसके आगे भाभी का अधिकार नहीं था। शुरू शुरू में उन्होंने बगीचे का कायाकल्प करना चाहा था। रसोई नए सिरे से जमानी चाहिए थी। ड्राइंग रूम की सजावट बदलने का प्रयास किया था, पर कहीं भी कुछ भी करने की अनुमति नहीं मिली। उनके साथ आया बहुमूल्य फर्नीचर भी उनके कमरे में कैद होकर रह गया था। यह आकाशवाणी है। दूर कहीं से प्रसारक की जुकाम में फीकी आवाज आई तो मैं चौंकी। बाप रे, 8 बज गए। ऊटपटांग बातों को सोचती रह गई मैं, और यहाँ कॉलेज का समय हो चला था। दनादन सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई।
रसोई में झांका। पूजा पाठ से निर्वृत्त होकर मौसाजी पहली चाय ले रहे थे। मिश्रानी काकी आज सुबह से ही मौसी की हाजिरी में थी। चाय उन्होंने खुद ही बनाई थी शायद। प्लीज़ मौसाजी, 50-50 आपको मैं दोबारा बना दूंगी। आज तो बिटिया का उपवास ना होगा। उन्होंने मेरे मग में चाय उड़ेलते हुए पूछा। सब छोड़ छाड़ दिया है। दरअसल अब इन चीज़ों में बचपन की सी आस्था नहीं रही। मैंने दोबारा चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। मौसा जी के सामने ये सब कहते हुए झिझक भी ना हुई। उनसे छिपा ही क्या था। उड़ते उड़ते खबर मिली है कि परसों तुम्हारी सगाई है। भाई मुबारक हो। अब मुझे थैंक यू भी कहना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसे मौसा जी, सबसे खुशी की बात तो यह है कि भैया इतने दिनों बाद घर आएंगे। हाँ बिटिया, मनीष को देखे अरसा हो गया। तू तो कभी कभार जाती भी रही है उसके पास, पर बहन जी तो तरस गई होंगी। क्या कहने हैं बहन जी के, इतना ही प्यार होता तो क्या बात थी। मैंने कड़वाहट से भरकर कहा और विषय वहीं समाप्त कर दिया। आज सुबह सुबह ये अच्छी खबर मिली थी और मैं खुश रहकर उसे सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर कहते हैं ना, मेरे मन कछु और है। पूजा सामग्री और दक्षिणा पोटली में बांधकर पंडित ने दरवाजे के बाहर पैर दिया ही होगा कि मौसी बरस पड़ी। 30 त्योहार पर तो ढंग से पहन ओढ़ लिया करो। जिनके पास नहीं होता वे नकली गहने गुड़िया से घर भर लेते हैं। इनके पास है तो ये दलीदर दिखाने में ही धन्य होती हैं। चौकी के आसपास रंगोली बनाती हुई भाभी का हाथ क्षण भर को कांप गया। चेहरे की रेखाएं कठोर हो आई, पर दूसरे ही क्षण उनकी उंगलियां पूर्ववत चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनका ये पथरीला मौन ही मौसी को सहमा देता है। सामने बोलने वालों को तो वे चुटकियों में उड़ा देती हैं। मैंने उस अप्रिय प्रसंग को समाप्त करते हुए कहा, माँ, भैया के लिए अपना कमरा खाली कर दूं? मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। अरे वे कौन सा महीना भर रहने आ रहा है, कहीं भी पड़ा रहेगा। लेकिन दिल्ली वालों को कहाँ टिकाएंगे? पता नहीं कितने लोग हैं। हॉल में इंतजाम कर लें या किसी होटल में ठहरा लें। क्यों छोटी? मुझसे क्या पूछती हो जीजी? घर का मालिक जाने और उसका काम जाने। अपन हुक्म के गुलाम हैं, मौसी ने रुखाई से कहा। वहारी, घर के मालिक तो गऊ से सीधे हैं, वे कब हुक्म चलाते हैं। सारा तो तुम पर सौंप रखा है। बेचारे अपने ठाकुर जी को लेकर मग्न रहते हैं, कभी किसी काम में दखल नहीं देते। तुम घर का मालिक किसे समझ रही हो? मीतू के मौसा को? वाह जीजी, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। और मौसी विद्रुप भरी हंसी हंस उठी। तो क्या हरी के लिए कह रही है? अरे उसकी तो 8-8 दिन मुझे सूरत नहीं दिखाई देती, पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा, लौटे तो उससे कह देना जल्दी से कुछ व्यवस्था कर ले, अब समय ज्यादा नहीं है। माँ का उत्साह देखकर मुझे खुशी हो रही थी। हरी कुछ नहीं करेगा जीजी। क्यों? मौसी के कंठ स्वर से आशंकित होकर माँ ने पूछा। क्योंकि वह घर का मालिक नहीं है, घर का मालिक मनीष है। उसे आने दो, जैसा कहेगा कर देंगे। मौसी ने जैसे दो टूक बात कह दी। तू हमेशा उल्टी बात करेगी छोटी। इसमें उल्टा क्या है जीजी? अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता तो क्या यूं परिवार के बाहर शादी करता? मैं तो खैर कोई नहीं हूं, पर तुमसे तो पूछ सकता था। बताओ भला, तुम्हें एक बार लड़का तो दिखा सकता था। ओह, अब समझी। मैं सब किनी तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परियो मनोरथ छूछे वाली बात थी। माँ का तो बहाना भर था। ठेस तो मौसी के अभिमान पर लगी थी। उनके सहज अधिकार की भैया ने सीधे उपेक्षा कर दी थी। इस अपराध को थोड़ा सौम्य बनाने की गरज से मैंने कहा, पूछताछ की गुंजाइश थी ही कहाँ? तुम्हारी काली कलूटी लड़की को किसी ने पसंद कर लिया, यही गनीमत थी। तुम लोग ठीक से देख परख सको, इसीलिए तो यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो यह प्रोग्राम भी रायपुर में नहीं हो सकता था क्या? पहले से कुछ पत्र तो दे देना चाहिए। एकदम तार ठोक दिया। मौसी अब कुछ कुछ नरम पड़ती जा रही थी। उन्हें विश्वास है तुम्हारी कार्यकुशलता पर, इसीलिए तो निश्चिंत है।
मैंने मस्का मारा। उन्हें विश्वास है कि सारी व्यवस्था ठीक ठाक मिलेगी। व्यवस्था कौन बड़ी बात है, सगाई का क्या, मैं तो 4 दिन में शादी खड़ी कर सकती हूँ। पर तेरे भैया से डर लगता है, पूरा सनकी है, सनकी, और जिद्दी एक नंबर का। पाठक लोग पहली बार आए थे तब कैसा तमाशा किया था, याद है ना? मैं सहम गई। मौसी क्या सहज भाव से ये सब कह गई थी। मैंने कनखियों से भाभी की ओर देखा। उनका गुलाबी चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। होठ इतनी सख्ती से भिजे थे कि लगता था अब खून ही आ जाएगा। स्मृति का वह अध्याय निश्चित ही किसी भी लड़की के लिए अपमानजनक था। वे कुछ देर बुत बनी बैठी रही और फिर एक झटके के साथ उठकर ऊपर को चल दी। उनसे दृष्टि हटाकर मैंने माँ को देखा। वे एकटक भाभी को देख रही थी। उनकी आंखों में क्या था, और मैं समझ गई कि मौसी ने ये सब सहज भाव से नहीं कहा था। भाभी के स्वाभिमान को डंक मारने का चाहे उनका उद्देश्य ना रहा हो, पर भैया के प्रति माँ के मन में जहर घोलना उनका मंतव्य था। यह काम योजनाबद्ध तरीके से वे बरसों से करती आ रही हैं। दर्जन भर लड़कियों में से सुलक्षणा को चुनने के पीछे भी शायद यही हेतु था। दिन भर वे माँ के सामने इसी घर में रहेगी और माँ कभी ना भूल पाएगी कि मनीष ने उनके साथ क्या किया है। दूसरे दिन सुबह सुबह मौसी ने कहा, मीता, भाभी से कहो कि जल्दी आरती कर ले तो पूजा सिरा दें। बिना उसके गणेश जी कैसे विराजेंगे? मैंने तुनक कर कहा, बार बार मुझे उनके कमरे में मत भेजा करो मौसी, अच्छा नहीं लगता। दरअसल मुझे उस कमरे में जाते डर लग रहा था। रात घनघोर बारिश होती रही थी। मैं पढ़ने का बहाना करके नीचे जागरण में भी शामिल नहीं हुई। अपने कमरे की साकल लगाकर चुपचाप पड़ी रही थी, पर बंद किवाड़ों को भेद कर भी बगल वाले कमरे की आवाजें अनचाहे सुनाई पड़ रही थी। निश्चय ही वे प्रेमालाप नहीं था। भाभी को पहली बार मैंने इतनी ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना था। बार बार एक प्रश्न हवा में तैरता आ रहा था, आखिर मुझे भी बताइए, इस घर में हमारी स्थिति है क्या? क्या उत्तर दिया था हरि भैया ने, सुन नहीं पाई मैं। जब रात ऐसी महाभारत वाली थी तो सुबह का आलम पता नहीं कैसा होगा। इसी से ऊपर जाना टाल गई मैं। रथ जगह के लिए मिसरानी काकी यहीं रुक गई थी। वे ही इस समय काम आई। बड़े उत्साह से ऊपर गई और कुछ देर में लौट आई। लाड़ी उज्जैन जा रही दिखे, कहे कि मारा दाजी बीमार हा। हरी, हरी, मौसी की धारदार आवाज घर में गूंजी। क्या है? सीढ़ियों के नीचे सिरे पर खड़े होकर हरी भैया ने पूछा। पता नहीं कितने दिनों बाद उन्हें देखा था। एक ही छत के नीचे रहते हुए हम लोग एक दूसरे से हफ्तों नहीं मिल पाते थे। वे सोकर उठते तब मैं कॉलेज जा चुकी होती। वे रात को लौटते तब तक सारा घर सो चुका होता। जब जब उन्हें देख पाती हर बार लगता वे पहले से अधिक सवला गए हैं, दुबला गए हैं। तब प्राणों में कैसी तो मरोड़ उठती। बहू कहाँ जा रही है? मौसी का प्रश्न मेरी विचारधारा को तोड़ गया। मैं क्या जानूं, पूछ लो उसी से, हरी भैया ने सपाट स्वर में कहा। उसी से क्यों पूछूंगी, मैं तो तुझी से पूछूंगी। ये आग का गोला मेरे पल्ले बांधने से पहले पूछा था, जो अब पूछती हो। और मुंह फेरकर वे वापस अपने कमरे में चले गए। उनके आरोप से जड़ बनी मौसी वहीं खड़ी रह गई। मैं भाभी साहब के लिए रिक्शा लेने जा रहा हूँ, मांगीलाल ने कहा और छाता लेकर सबके सामने निकल गया। मौसी फटी फटी आंखों से देखती भर रह गई। घबराकर मैं पूजा घर की ओर दौड़ी। मनोयोग से चंदन घिसते हुए मौसा जी मानस पूजा का पाठ कर रहे थे। मौसा जी, जरा बाहर आइए, जल्दी से। भाभी पता नहीं क्यों एकदम उज्जैन जा रही है। आप कहेंगी तो रुक जाएंगी। आपका बहुत आदर करती हैं, आपकी बात नहीं टालेंगी। किंतु वे वैसे ही बैठे रहे। चलिए ना, मैंने व्यग्रता से कहा। यह तुमसे किसने कह दिया कि वह मेरा आदर करती है? उस जैसी मनस्वी का आदर पाने के योग्य मैं कहाँ हूँ? वह सिर्फ मुझ पर दया करती है। उस समय वे सारी चर्चा निरर्थक मालूम हो रही थी। हरी कहाँ है? अपने कमरे में। रोकना अगर चाहे तो वही उसे रोक सकता है।
चाहे प्यार से चाहे अधिकार से। मेरे कहने का कोई मतलब नहीं निकलता। रिक्शा रुकने की आवाज़ आई और मैंने हताश होकर ऊपर देखा। बाहों पर रेनकोट और हाथों में सूटकेस लेकर भाभी उतर रही थी, लेकिन दरवाजे के भीतर जिसने प्रवेश किया वह मांगीलाल नहीं था, वे भैया थे। आते ही चिल्लाए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माँ भैया आए हैं, मैंने खुशी से किलक कर कहा और उनके कंधे से झूल गई। माँ और मौसी दौड़ी आई और हम तीनों चारों प्यार के सैलाब में बह से गए। सीढ़ियों पर बुद्ध बनी खड़ी भाभी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। भाभी जी, रिक्शा आ गया, मांगीलाल ने एकदम आकर कहा और तब हमें होश आया। किसके लिए रिक्शा आया है? सुलक्षणा के लिए। क्यों, कहाँ जा रही है? भैया ने जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उज्जैन जा रही हैं। क्यों, कोई खास बात है? नहीं, ऐसे ही, पिताजी से मिलने जा रही है, मैंने यत्नपूर्वक कहा। तब तो वह रुक सकती हैं, ये फंक्शन हो जाए, फिर मैं खुद जाकर उसे छोड़ आऊँगा। मांगीलाल, ये रुपया दे और रिक्शा लौटा दे। दूसरे ही क्षण भाभी के कमरे का दरवाज़ा इतनी जोर से बंद हुआ कि मैं कांप उठी। सोचा भैया से कह दूं, उन्हें जाने दो, जबरदस्ती किसी को रोकने में क्या तुक है। लेकिन आते ही सारी रामायण सुनाकर उन्हें परेशान करने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन इतना सब्र शायद औरों से नहीं हो सका था। शाम को भैया ने कहा, चल मीतू, थोड़ा घूम आए। बरसात में इंदौर घूमने लायक कतई नहीं रह जाता, पर भैया साथ थे इसलिए सब कुछ सुहावना लग रहा था। ओवरब्रिज पार कर हम लोग आइडियल में जाकर बैठ गए और स्थानों की उपेक्षा यही थोड़ा एकांत था। भैया शायद इसके लिए तरस गए थे। ऑर्डर दे चुकने के साथ ही बोले, अब थोड़ा चैन आया, घर में तो जरा भी प्राइवेसी नहीं है, कहने को इतनी बड़ी कोठी है। फिर थोड़ा रुक कर बोले, मीता, हरी को क्या हो गया है? क्यों? नहीं, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, खासकर उसकी पत्नी। मौसी बता रही थी कि उसका व्यवहार एकदम। वे बिल्कुल ठीक है, बस भ्रांति की शिकार हुई हैं, और यही सारे असंतोष की जड़ है भैया। जो सब्ज बाग उन्हें दिखाए गए थे, सबके सब नकली थे। फैक्ट्री का क्या हुआ? अभी चल रही है जैसे तैसे, पर हरी भैया वहाँ हफ्तों तक झांकते भी नहीं। दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, रात गए घर लौटते हैं, अजीब अजीब से दोस्त पाल रखे हैं। बेचारा, दरअसल वे लड़का बिजनेस के लायक था ही नहीं, वैसी सामर्थ्य उसके पास नहीं है। इससे तो कहीं नौकरी में लग जाता तो ठीक रहता। भैया के स्वर में सहानुभूति का पुट था। उनकी अम्मा की महत्वाकांक्षाओं का भी तो पार नहीं है, मैंने कड़वाहट से कहा। यही तो रोना है, बीवी से भी तो उसका स्वभाव मेल नहीं खाता, उसे तो कोई घरेलू लड़की ही सूट करती, लेकिन वे काफ़ी महत्वाकांक्षी है। पता है, उसने हरी से कहा है कि अब वे दूसरों की छत के नीचे नहीं रहेगी। कल का सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने हौले से पूछा, आपने कैसे जाना? मौसी ने ही बताया है। और मीता, एक बात मेरे मन में आई है। क्या भैया? तुम्हें अगर कोई आपत्ति ना हो तो ये मकान मैं हरी के नाम करना चाहता हूँ, अर्थात तुम्हारी शादी के बाद। दर्द का एक बड़ा सा घूंट मेरे गले में अटक गया। बरबस अपने आंसू रोकते हुए मैंने पूछा, और माँ? माँ मेरे पास रहेगी, किसी ना किसी दिन तो उन्हें ये फैसला करना ही था। जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा है। उनसे पूछ लिया है? हाँ, एक तरह से ये प्रस्ताव उनकी ओर से आया है। पता नहीं माँ ये किस जन्म का कर्ज उतारती जा रही हैं। मैंने तड़प कर कहा, आपको इस तरह बेघर करने का उन्हें क्या हक है? जिस दिन पापा की मृत्यु हुई थी मीता, बेघर तो मैं उसी दिन हो गया था। ये घर कभी मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं हुआ। इसके साथ जुड़ी हुई सारी स्मृतियां उदास कर जाती हैं, सिवा तेरे। और उन्होंने मेरे माथे को प्यार से थपकिया दिया। और यह मत भूलो मीतू कि मौसी जीवन की बाजी जीत गई होती तो ये घर आज उन्हीं का होता। मैं और माँ आश्रय के लिए शायद उन्हीं का मुंह जोते होते। भैया आप भी ये सब जानते हैं? मैंने असफुट स्वर में कहा। हाँ मीता,
और दुख की बात तो यह है कि ये सब मैं अपने आप जान गया। कितनी छोटी आयु में मैंने घर के वातावरण से इस कहानी के बीज चुन लिए थे। माँ ने पापा को कभी क्षमा नहीं किया था। उनकी इस एकलौती भूल का वे किसी अमोघ अस्त्र की तरह समय असमय प्रयोग करती रहीं। पापा बेचारे तब कितने असहाय नजर आते थे। सच कह रहे हैं? हाँ, सच ही तो कह रहा हूँ। और वह एक दिन तो आज भी ज्यों का त्यों मेरे मन में अंकित है। उस दिन ड्राइवर नहीं आया था। पापा सिरदर्द के कारण ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। माँ चाहती थी कि वे सुनीता को स्कूल से लिवा लाएं। पापा कह रहे थे, स्कूल में फ़ोन कर दो, किसी के साथ चली आएगी। बस इसी जरा सी बात को माँ ने इतना तूल दे दिया। क्या क्या तो कह डाला। पिछले सारे आरोपों को फिर से दोहरा गई वे। कह डाला कि बच्चों के प्रति उनमें जरा भी ममता नहीं है। मजबूर होकर पापा ने गैरेज से गाड़ी निकाली थी और वे सुनीता को लिवाने चले गए थे। और स्कूल से लौटा था उनका और सुनीता का छिन्न विच्छिन्न शरीर। सिहर कर मैंने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। स्मृति की क्षीण रेखाएं कल्पना के सहारे कैसे कैसे चित्र बनाने लगी थी। रो मत मीता, अब ये बिसरा हुआ अतीत है, भैया ने खुरदरे स्वर में कहा। मैंने भीतर ही भीतर अपने आंसू सोख लिए। एक गहरा मौन हम दोनों के बीच फैल गया। माँ शायद अपने को अब तक क्षमा नहीं कर सकी है, बेचारी। कुछ देर बाद कॉफ़ी सिप करते हुए मैं कह रही थी, हाँ, और यह पछतावा उनके साथ जीवन भर रहेगा। अन्याय तो माँ के साथ भी कम नहीं हुआ था, पर परिस्थितियाँ सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ गई है। मैंने माँ के प्रति आर्द्र होते हुए कहा, अन्याय तो हुआ था, पर उन्होंने जिस तरह पापा को सताया वह भी कम भयानक नहीं था। अगर क्षमा नहीं कर सकती थी तो उन्हें रास्ते से हट जाना चाहिए था। कम से कम वे दो प्राणी तो सुख से जी लेते। मैं तो हैरान हूँ, मौसी भी अपने मन की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकी। इस अनमेल विवाह से तो एकाकी जीवन कहीं अधिक अच्छा होता। कम से कम उस जीवन में शांति तो होती, सुकून तो होता। अकेले रह लेना क्या इतना सरल है भैया? हम लोगों को इतनी आज़ादी कौन देता है? विवाह भी कई बार एक विवशता बन जाता है। कहते कहते मेरा कंठ इतना भीग उठा कि भैया मुझे देखते रह गए। उनकी पारदर्शी आंखें मेरे भीतर तक उतर आईं। एकाएक मेरे दोनों कंधे पकड़कर बोले, सच कहना मीता, क्या तुम हरी को लेकर भावुक हो रही हो? क्या उत्तर था मेरे पास? तुमने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं पगली। वहां मैं अपनी घर गृहस्थी में खोया रहा और यहाँ तुम अपने आप में इस तरह घुलती रही। क्या कभी क्षमा कर पाऊंगा मैं अपने आप को? जो भी हो भैया, हम लोग ये विषय समाप्त नहीं कर सकते, प्लीज। और ये कहते हुए मेरा स्वर कांप कांप गया। विषय तो सचमुच समाप्त कर ही देना है। बीते हुए को साथ घसीटते सिर्फ दुखी हाथ आता है और उसकी आंच तुम्हारे हमराही को भी लग सकती है। और ये अन्याय तुम कभी मत करना, क्योंकि इसकी विभीषिका तुम रोज देख रही हो। मेरे लिए इतना करोगी ना मीता? बोलो। भैया मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे। जीवन में पहली बार लगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे सिर पर भी पिता का छत्र है। सगाई का मुहूर्त तो शाम को निकला था, पर पंचमी के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल हो गई थी। नौकरों को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। कभी मौसी और कभी भैया की पुकार पर इधर उधर दौड़ रहे थे। भैया की दौड़ धूप का तो अंत ही नहीं था। निमंत्रणों से लेकर बिछायत की व्यवस्था तक सब उनके जिम्मे था। मौसी भी कम व्यस्त नहीं थी। भैया ने बड़ी चतुराई से सर्वाधिकार उन्हें सौंपकर खुश कर दिया। आश्चर्य तो यह था कि माँ भी छुटपुट कामों में हाथ बटा रही थी। करने को इतना सारा काम था, पर संकोच के मारे मुझसे कुछ करते नहीं बन रहा था और सब ओर से आंख मूंदकर कमरे में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैटी का टेबल क्लॉथ लेकर वहीं बरामदे में बैठ गई थी। भैया हॉल में बिछावत लगा रहे थे। मिसरानी काकी के बच्चे गुब्बारे फुलाने का काम बड़े शौक से कर रहे थे। मनीष, एकाएक मौसी ने दरवाजे में खड़े होकर कहा, यह तूने क्या किया?
क्यों, क्या हुआ? ये कालीन इस कोने में क्यों लगा दिया? लड़की का मुंह दक्षिण को हो जाएगा ना। अब ये उत्तर दक्षिण मुझे नहीं आता मौसी। तुम लोगों से कहता हूँ 5 मिनट यहाँ खड़ी रहो, तो पता नहीं अंदर क्या करने लग जाती हो। अब ये काम होने तक यहाँ से जाना नहीं। अंदर कितना काम पड़ा है भैया। टेंट हाउस से क्रॉकरी आकर पड़ी है, उसे पोंछना है, मिठाइयों की पेटियां खोलनी है, थाल जमाना है, पंडित जी का सामान तैयार करना है। घर में बहू के होते हुए तुम इन छोटे मोटे कामों में सिर क्यों खपाती हो? क्या कहने हैं, एक बार नीचे उतरकर झांका भी है उसने। अच्छा मीतू, भाभी को बुला कर तो ला, भैया ने कहा तो इतना गुस्सा आया मुझे। मैं सुबह से यहाँ फालतू बैठी हूँ, मुझसे कोई काम करवाइए ना आप लोग। मैं नहीं बुलाने जाऊंगी किसी को, मैंने तुनक कर कहा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। और सचमुच वे दनादन सीढ़ियाँ चढ़कर चले गए। बड़ी मुश्किल से उनके साथ साथ पहुँच पाई मैं। भाभी, मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर कहा, आपको नीचे बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? उन्होंने उपन्यास से सिर उठाकर बेफिक्री से पूछा। मैं बुला रहा हूँ। दरवाजे से भैया का दबंग स्वर आया तो हम दोनों क्षण भर को सकपका गईं। शाम को मीतू की सगाई का कार्यक्रम है, 3 बजे तैयार होकर तुम नीचे आ जाना। और अभी अगर मौसी चाहे तो उनका हाथ भी बटा दो। इतना कहकर भैया नीचे जाने के लिए उतर चुके थे कि भाभी तेजी से बाहर आई और बोली, यह मालिक मकान का आदेश है? हाँ, आदेश ही समझ लो। मालिक ना सही, घर का बड़ा लड़का तो मैं हूँ, बड़ी सहजता से भैया ने कहा और नीचे उतर गए। बात का नाटक देखने की मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने कमरे में अपने को बंद कर लिया। नियोजित वर महोदय की तस्वीर को सामने रखकर देखती रही, उसे मन में उतारने का प्रयास करती रही। पता नहीं कब भैया इस कमरे में रख गए थे। 2:30 बजे से ही माँ मौसी मुझे तैयार करने का संकल्प ले बैठी। कभी जूड़ा, कभी चोटी, कभी ढीली, कभी कसी। किसी तरह संतोष नहीं रहा था। माँ ने अपने तीनों चारों सेट निकालकर रख दिए थे। दोनों ने अपनी कीमती चटक साड़ियों का मेरे सामने अंबार लगा दिया था। दोनों बहनें चंपई वरण की थीं। ये साड़ियाँ उन पर सचमुच फबती थी, पर मेरा नाम तो कॉलेज में ब्लैक रोज ऑफ अफ्रीका पड़ा हुआ था। यह उन्हें कैसे समझाती? उन साड़ियों की ओर तो झांकते भी डर लगता था। माँ का तो सारा वार्डरोब भी पुराने फैशन का था। बरसों बंद रहने के कारण उन कपड़ों में अजीब सी गंध भी भर गई थी। भैया किसी काम से अंदर आए तो मैंने याचना की दृष्टि से उनकी ओर देखा। वे मेरी परेशानी समझ गए और खुद उस ढेर को उलट पलट करने लगे। तभी सुगंध का एक झोंका सा भीतर आया और उसके साथ ही यह प्रश्न भी, मेरे लिए क्या आ गया है? हम सभी की आंखें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गई। वहां जैसे महालक्ष्मी की अलंकृत प्रतिमा ही उतर आई थी। नाजुक जरी वर्क की साड़ी में भाभी को पहली बार देखा था। पिछली दिवाली पर यह उनके पीहर से आई थी, पर एक बार भी उन्होंने पहनी नहीं थी। एक अजीब सा विराग उन पर आ गया था। ओढ़ने पहनने का कोई शौक ही नहीं रहा था। महीनों उनके चेहरे पर मेकअप की हल्की सी परत भी दिखाई नहीं देती थी, पर आज जैसे उन्होंने सारी कसर निकाल ली थी। गर्वोन्नत मुद्रा में द्वार पर खड़ी वे पल भर को सबको अभिभूत कर गई थी। उनके इस आयोजन को सार्थक करते हुए सबसे पहले भैया ने ही सहज स्वर में कहा, वाह, इसे कहते हैं तैयार होना। सुलक्षणा, अब जरा मीतू को संभालो तो। ये दोनों बहनें तो उसका कार्टून बनाने पर तुली हुई हैं। इतना कहकर जब वे बाहर चले गए तो लगा मैं एकदम अजनबी हाथों में सौंप दी गई हूँ। 4 दिन पता नहीं कैसे फुर से उड़ गए और भैया के जाने का दिन आ पहुँचा। मैं भारी मन से उनके आसपास ही मंडरा रही थी। सोच रही थी कि उनके साथ एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दूंगी। आपने बुलाया था? दरवाजे के बाहर खड़े होकर भाभी ने कुछ इस अंदाज में पूछा जैसे उन्हें बुलाकर कोई अपराध किया गया है। आओ सुलक्षणा, बैठो, कुछ जरूरी बातें करनी थी तुमसे। भाभी भीतर तो आ गई पर बैठी नहीं, दीवार के सहारे खड़ी ही रही, मानो कह रही हो, जो कुछ कहना है जल्दी से कह सुन लीजिए। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा हूँ। दहेज का सारा सामान तुम लोगों को ही खरीदना है। मैं तो बिल्कुल समय पर ही आ पाऊंगा। माँ और मौसी के भरोसे ये काम नहीं छोड़ सकता। ऊट पटांग सामान खरीद कर घर भर देंगी। ये अभी कुछ रुपये रख लो।
जाते ही और भेज दूंगा। भैया ने उनकी ओर लिफाफा बढ़ाया भी, पर वे उसे अनदेखा कर काट की तरह खड़ी ही रह गई। सुलक्षणा, क्या सोच रही हो? आप ये काम उन्हें नहीं सौंप सकते थे? भाभी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा। या आप भी उन्हें किसी लायक नहीं समझते? उनके स्वर की तलखी परेशान कर देने वाली थी, पर भैया ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, चाहता तो यही था, पर तुम्हारे उनका पता ठिकाना कहाँ से पाऊंगा? मुझे तो शक है तुम्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। भाभी के पास कोई उत्तर नहीं था। आया था उस दिन सिर्फ एक झलक उसकी देखी थी और देखकर खुशी नहीं हुई थी। चाहता था पास बिठाकर कुछ बात करूंगा, लेकिन उसके पास शायद फालतू बातों के लिए समय नहीं है। ठीक है ना? और फिर एकाएक गंभीर स्वर में बोले, मैं तुमसे नाराज हूं सुलक्षणा। भाभी की बड़ी बड़ी आंखें प्रश्न बनकर फैल गई। अपनी गृहस्थी का ये कैसा मजाक बना डाला है तुमने? हरी किस रास्ते पे जा रहा है कुछ पता भी है तुम्हें, या तुमने कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी? उत्तर में भाभी के होठ सख्ती से भिज गए। मुझे वहां बैठना अजीब सा लगने लगा। उठकर चला जाना शायद और भी अशोभन लगता। मैं बेमतलब भैया के सूटकेस को उलट पलट करती रही। विवाह कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। तुम्हारी बेरुखी देखकर मुझे हैरत होती है। भैया ने फिर कहा, विवाह से पहले तुमने इन दायित्वों के बारे में सोचा तो होगा? और भाभी जैसे एकदम फट पड़ी। सोचा क्यों नहीं था, लेकिन विवाह किया था मैंने एक पुरुष के साथ। तब यह नहीं सोचा था कि जिसका वरण कर रही हूं वह मात्र रबड़ का बबुआ है, जिसके पास ना अपनी कोई संवेदनाएं हैं, ना आस्थाएं, ना आकांक्षाएं। वह ना ढंग से प्रेम कर सकता है ना घृणा। इस तरह शून्य में कितने दिन जिया जा सकता है, बताएंगे? उनके प्रबल भावावेग के सामने हम लोग एकदम स्तब्ध रह गए थे। कुछ समय बाद भैया ने स्नेहसिक्त स्वर में कहा, मनुष्य का स्वभाव अपने आप में नहीं बन जाता सुलक्षणा, उसका भी एक इतिहास होता है। हरी का बचपन बहुत सुखद परिस्थितियों में नहीं बीता है। हो सकता है कुछ ग्रंथियां उसके मन में हो, लेकिन यह कोई इतना बड़ा कारण नहीं है कि तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़े, बल्कि उसे तो तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है। पूजनीय भाई साहब, मैं कोई फिल्मी हीरोइन नहीं हूं जो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती। भाभी का व्यंग्य भरा स्वर तिलमिला देने वाला था। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि उनकी आत्मा में कोई चिंगारी शेष है या नहीं। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक सकते थे। अगर क्रोध में आकर मेरा रास्ता रोक लेते तब भी मुझे खुशी होती, लेकिन उनकी मानसिक जड़ता इस हद तक पहुंच चुकी है कि वे टुकर टुकर देखते रह गए। और आप चाहते हैं कि मुझे उनसे सहानुभूति होनी चाहिए? खैर, आपके उपदेशामृत के लिए आभारी हूँ। आशा है दूसरों को अपनी जिंदगी जीने की सुविधा भी कभी कभी देते रहेंगे। भाभी निमिष भर में कमरे से आलोप हो गई, पर उनके दर्प भरे अस्तित्व का बड़ी देर तक भान होता रहा। और एकाएक मुझे भान हुआ कि वे भैया का कितना बड़ा अपमान कर गई हैं। रोष में भरकर मैंने कहा, आपको क्या जरूरत थी उस पचड़े में पड़ने की? उन्होंने कभी किसी की बात मानी भी है आज तक? हरी भैया उन्हें आग का गोला कहते हैं। आग का गोला? सचमुच सचमुच यह तो भभकता हुआ ज्वालामुखी ही है। पता है उसे मैंने क्यों बुलाया था? मैं घर के बारे में भूमिका बांधना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। उसका इतना बड़ा अपमान करने का साहस नहीं बन पड़ा मेरा। भैया गंभीर होकर बोले, इसमें अपमान भला क्या होता? बल्कि तू समझती नहीं है मीतू, उसकी जाति के लोग दान पात्रों से अपमानित ही होते हैं। भैया को सी ऑफ करके लौटने के बाद अपने कमरे में बैठी मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। भाभी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। वे मेरे पास ही पलंग पर आकर बैठ गई थी। उस अनजाने सामीप्य से ही याद आया कि उन्होंने हमेशा की तरह नमिता जी कहकर आवाज़ नहीं दी थी। क्या है? मैंने रुखाई से पूछा। उन्हें मैं अब तक क्षमा नहीं कर पाई थी। एक बात कहनी थी। कहिए। अभी अभी मन में बात उठी तो कहने चली आई। बाद में पता नहीं कह भी पाऊंगी या नहीं। कहिए भी।
अपने भाई साहब को पत्र लिखोगी ना, तब मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मुझे इतना कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह बात उनके सामने कहती तो शायद वे ज़्यादा खुश होते। पता है कितने बुरे मूड में यहाँ से विदा हुए हैं वह। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो जाता है। वे बात कर रहे थे तो मुझे लगा अपना अधिकार जता रहे हैं और मेरा खून खौल गया। यह तो बाद में ठंडे दिमाग से सोचने पर लगा कि अधिकार तो उनका फिर भी हम पर है, बड़े जो हैं। हाँ, और उसी प्यार के अधिकार से वे तो बातें कर लेना चाहते थे, पर आपके तो मन में पता नहीं कैसा पूर्वाग्रह बैठ गया है। मैंने तुनक कर कहा, कितनी बड़ी बात कहने जा रहे थे वे आपसे, पर आपने मौका ही ना दिया। क्या बात थी मीता? ये घर हरि भैया के नाम करना चाहते हैं वह। क्या? भाभी चीखी और एकदम उठ खड़ी हुई। सच कह रही हो नमिता? हाँ, और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जिद पूरी हुई। अब से आपको किसी और के घर में रहना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी शान में हो रहा है नमिता। अभी अभी मैं तुम्हारे भाई साहब से क्षमा मांगने आई थी, लेकिन लगता है अब कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। शादी के बाद हर औरत अपना घर चाहती है, इसमें अनहोनी क्या है? फिर उसके लिए इतना आडंबर रचने की क्या आवश्यकता है? इसमें आडंबर क्या है भाभी? यह तो बल्कि एक और उपकार है, यही ना? पिछले एहसानों के बोझ से दबे हुए हैं हम अब तक। इसके बाद तो शायद कभी भी सिर नहीं उठा सकेंगे। एक तरह से मेरी उम्र कैद का फरमान होगा यह। क्या अनशन पके जा रही हैं आप? एहसानों की भाषा में हमने कभी सोचा भी नहीं। यही तो आपका बड़प्पन है, देते जाएंगे और कभी जबान पर नाम ना लाएंगे। लेकिन हमारे लेते रहने की भी तो कुछ सीमा होनी चाहिए। सच कहती हूँ नमिता, मैं किराए के 2 कमरों में भी गुजारा कर लूँगी, बशर्ते वे मेरा घर हो, जहाँ हर पल ये भान ना होता रहे कि हम किसी और की छत के नीचे खड़े हैं। हर कोर के साथ ये गिलानी ना लिपटी रहे कि हम किसी और का दिया खा रहे हैं। इस तरह का अन्न खाते खाते इन लोगों का स्वाभिमान जंग खा चुका है, पर मुझ में अभी कुछ स्वत्व शेष है। तभी तक मुझे यहाँ से चले जाना है। कहते कहते भाभी बुरी तरह कांप उठी थी। उनका चेहरा एकदम श्रांत क्लांत हो गया था, आंखों की कोरें भीग गई थी। आप बेकार परेशान ना हो, मैंने सांत्वना के स्वर में कहा। भैया समझ गए थे कि इस बात से आपको दुख होगा, इसीलिए फिर चुप रह गए थे। भाई साहब बहुत समझदार हैं, उन्होंने थके स्वर में कहा। उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद दे देना और कहना, इतने उपकार किए हैं तो एक और कीजिए, अंतिम। हम लोगों को निकाल बाहर कीजिए। छी भाभी, कैसी बातें करती हो? मैंने मीठी छिड़की दी। सच कह रही हूँ नमिता, 2 पीढ़ियाँ इस घर में राख हो चुकी हैं, तीसरी को मैं आग में नहीं झोंक सकती। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तीसरी पीढ़ी? हाँ, महाभारत के अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह प्रवेश का तंत्र सीख लिया था। मेरा अभिमन्यु मुझे चक्रव्यूह से बाहर आने का मंत्र दे रहा है। तुम्हारा अभिमन्यु? ओ भाभी, हाउ स्वीट। और मैं दोनों बाहें उनके गले में डालकर झूल गई। हरि के आजन्मे शिशु के प्रति ये कैसी ममता उमड़ आई थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।